वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। NTSC स्टेज 2 जो 2020 में होना था 2021 में फाइनली आज 14 फरवरी को हुआ, तो इसका पेपर हो गया। आप बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दे दिया। तो अकबर क्लासेस की तरफ से अब हम लोग इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तो मैं अभी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन दूंगा आपको, क्योंकि अकबर क्लासेस में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, तो मैं भी डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, पहले सॉल्यूशंस पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं, देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यहाँ से केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है और सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये मोल कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। और आपको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो ये क्लास 9 से बेसिकली ये सवाल है। सवाल में निकालने के लिए क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 14। पूरा सवाल लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं सवाल को समझाता हूँ। इस सवाल में आपको ग्लूकोज का मास दिया गया है, ठीक है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आपके पास दिया गया है 1.80 ग्राम, ठीक है। इसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं H2O में, जो आपके पास 36 ग्राम है, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ठीक है। जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा 1.80 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, उसमें आपके पास कितना ऑक्सीजन का एटम टोटल है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्लूकोज का मोल पता होना पड़ेगा, वाटर का मोल पता होना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाता है, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ईच एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड विल बी फाउंड आउट, ठीक है। तो यहाँ से आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका गिवन मास हो गया 1.80 और इसका मोलर मास हो जाएगा 180। देख सकते हैं आप फार्मूला में आपको मोलर मास निकालना आ रहा होगा कि इसका मोलर मास कितना हो जाएगा। आप देख सकते हैं 12 6 72, 12 प्लस 96, तो टोटल कितना निकल के आता है 180। तो 180, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.01 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना चाहेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, गिवन मास हो गया 36 और इसका मोलर मास वाटर का आप सबको पता है कि 18 होता है, तो 2 मोल्स हो गए। अब आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर निकालेंगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 0.01 मोल अगर आपके पास ग्लूकोज है, तो उसमें कितने हो जाएंगे, तो 6 इंटू 0.01 और ये मोल है आपका। तो मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया ग्लूकोज की कहानी। ग्लूकोज में इतने ऑक्सीजन है और वाटर में कितने हो जाएंगे, आपके पास 2 मोल वाटर है और एक मॉलिक्यूल में आपके पास 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो जितने मोल होंगे उतने मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो 2 इंटू इसको एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब आपको तो ये वैल्यू दोनों में बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अगर कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.06 प्लस 2। तो आपका वैल्यू किस प्रकार आ रहा है, देख सकते हैं आप, 6.022 इंटू 10 इंटू 2.06 इंटू 10⁻23। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 12.40 इंटू 10⁻23। अब ये वाला जो रिजल्ट है ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो दिस इज ऑप्शन 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये
हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए थोड़ा सा, तो आप हमारे साथ बने रहें और पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्लास 10th पर बेस्ड है। आपको अभी कॉपी करने की शायद ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते जाएँ सॉल्यूशन किस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत क्विक भी बना सकते हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग अ डिटेल सॉल्यूशन, सो हमारे साथ जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दिस इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, 3 स्टेटमेंट्स हैं। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट क्या कहा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैं इसको लिखता हूँ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन आता है, ठीक है, सेम ग्रुप में। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो और अगर आप देखें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखेंगे आप, नाइट्रोजन, आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तब आता है फ्लोरीन और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। ये कुछ पैटर्न होगा। तो ये बोला सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, आप सबको पता है कि दीज आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दीज आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स गिवन इन स्टेटमेंट 1 आर इन के एंड एल शेल, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें के और एल सेल में मिलेगा। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो यहाँ 2 5 हो गया, 2 6 हो गया, 2 7 हो गया। तो 2 शेल के एल के एल के एल। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पीरियड आ गया, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में है। अब थर्ड पीरियड में कितने शेल होंगे? 3 शेल होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7। तो स्टेटमेंट 1 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के और एल शेल में नहीं है। जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन्स आपके के एल एम शेल में भी है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया आपका? गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 में देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायंस डिक्रीजेज इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल अप टू फ्लोरीन, यानी कि सेकेंड पीरियड में जब से जैसे जैसे आप जाते हैं, आपको पता है जब आप किसी पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सेकेंड पीरियड में जब जाएंगे आप तो क्या होगा? साइज घटेगा। साइज घटने से न्यूक्लियर, इसका जब जाते हैं आप लेफ्ट से राइट तो सेम शेल है, नंबर ऑफ शेल घटता बढ़ता नहीं है। जब शेल का नंबर सेम है, शेल का नंबर सेम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटती है तो कैटायन बनने की जो टेंडेंसी है ये भी क्या कर जाएगा? घट जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं उससे ये पता चलता है कि कैटायन बनने की टेंडेंसी धीरे धीरे घट जाती है जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो यहाँ भी वही बात कह रहा है। तो स्टेटमेंट 3 भी क्या है? सही है। तो 1 and 3 वाला ऑप्शन आपको 3 नंबर में मिलेगा। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें बोला गया 1 and 3। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया 3, ऑप्शन 3। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका किस कॉन्सेप्ट पर है? दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवापोरेशन। आपको पता है कि इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 में इवापोरेशन पर क्वेश्चन है, रेट ऑफ इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? हाई होगा। उसी तरह से ह्यूमिडिटी अगर लो है, यानी कि ह्यूमिडिटी कम है एयर में, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? हाई होगा। और स्पीड ऑफ विंड को यहाँ आपके ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया गया है वी से। वी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपके पास ऑप्शंस अगर देखेंगे, यहाँ बोला गया है कि इनमें से कौन सा कंडीशन है जिसमें रेट ऑफ इवापोरेशन सबसे ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन को डायरेक्टली नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट सूटेड कंडीशंस फॉर ड्राइंग अप क्लोथ। तो जब कपड़े सूखते हैं तो क्या होता है? बेसिकली इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेशन को फेवर करने वाले जो कंडीशंस है वो क्या होंगे इनमें से सबसे बेस्ट? तो 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। अगर आप चेक करें इसमें बोला गया है टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस रखा गया है और ह्यूमिडिटी इज़ 10% एंड स्पीड ऑफ विंड इज़ 45 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 जो है
ऑप्शन नंबर 2, टेम्परेचर आपका 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी इज़ 20% and the speed of wind is 35 meter per second. And option number 3, temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है कि हम क्वेश्चन को यहाँ प्रोजेक्ट कर सकें, सो ये हमारी मजबूरी है, आप थोड़ा बियर करें। 25 मीटर पर सेकेंड। And option number 4 we have temperature is 15 degree Celsius, humidity is 40% and the speed of wind is 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन ऐसा केस है जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी कम है और स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा है। तो इन तीनों ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो इन तीनों में कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन 1 अगर आप देखेंगे, ऑप्शन 1 में दिख रहा है टेम्परेचर भी हाई है 40 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी लो है 10, बाकी किसी में ह्यूमिडिटी लो नहीं है, और यहाँ स्पीड ऑफ विंड 45 मीटर पर सेकेंड, बाकी किसी में नहीं है। टेम्परेचर यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है, बाकी किसी में नहीं है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर हाई होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, कपड़े आसानी से सूखेंगे, ह्यूमिडिटी कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, कपड़े आसानी से सूखेंगे। स्पीड ऑफ विंड अगर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, तो कपड़ा आसानी से सूख जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा कंडीशन है जो सबसे बेहतर कंडीशन है, सबसे बेहतर कंडीशन प्रोवाइड करेगा कपड़ों को सूखने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक तो ज़रूर करें। आपको पता है कि अकबर क्लासेस के फैकल्टीज़ कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अकबर सर दिन रात मेहनत करते हैं यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन, ये तो मिक्स बोल सकता हूँ मैं, दिस इज़ द मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। मिक्स कैसे है वो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन क्लास 10 का कॉन्सेप्ट आपको आना पड़ेगा। एसिड बेस का रिएक्शन आपको आना चाहिए। क्या बोला है, मैं सवाल नहीं लिखूँगा, मैं सवाल को एक्सप्लेन कर दूँगा। सवाल में है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ NaOH पर लीटर, ठीक है, वॉज मिक्स विद 100 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोल H2SO4 पर लीटर। अब ये दोनों को मिक्स किया गया, कितना है, NaOH सॉल्यूशन आपके पास है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका आपके पास 0.1 मोल पर लीटर वाला सॉल्यूशन है, यानी कि आपके पास 0.1 मोल ही है 1 लीटर, ठीक है। 100 ml इसका भी है, और H2SO4 है, ये भी आपके पास 100 ml ही है। इसमें आपका कितना मोल है, 0.02 मोल, ठीक है जी। दोनों को आपस में मिक्स कर दिया आप, ये गिवन कंडीशन है। तो जब रिएक्शन होगा, आपको पता है एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हाट यू गेट Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा प्लस वाटर। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाटर बनना ही है। अब इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं बिफोर गोइंग टू द आंसर। सवाल में क्या है मैं बता दूं, सवाल में आपको बोला गया है कि मिक्स करने के बाद कितना ग्राम NaOH बचेगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ NaOH लेफ्ट, ठीक है, ये आपको बताना है कितना NaOH बचा हुआ है। हालांकि इसको आप लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 100 ml से बॉदर होना ही नहीं है, आपको बस मोल देखना कितना मोल है, इससे काम हो जाएगा। अगर इसको बैलेंस करें आप, तो आप देख सकते हैं कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम के 2 एटम्स है, तो यहाँ आपने 2 मल्टीप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं सल्फेट जितना है उतना तो है ही, दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 तो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब आपको दिख क्या रहा है कि कंडीशन क्या होगा, अगर आपके पास कितना मोल हो, 1 मोल H2SO4 होता है, तो कितना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा। दिस इज द कंडीशन, ठीक है जी। अब अगर आपके पास 0.02 मोल H2SO4 है, तो कितना मोल NaOH होगा, 2 × 0.02 मोल NaOH, ठीक है जी। तो कितना मोल NaOH हो गया भाई, देख सकते हैं आप
तो हो जाएगा 0.04 मोल NaOH। इतना मोल NaOH रिएक्ट करेगा कितना के साथ, जब आपके पास 0.2 मोल है। ठीक है जी, आपके पास था कितना, यू आर इनिशियली आपके पास है 0.1 मोल NaOH आपके पास है रिएक्शन में, लेकिन आपका कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, 0.04 मोल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बचा कितना, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना मोल बच जाएगा भाई, 10 से 4 चला गया आपका 6, यानी कि 0.06। ठीक है, 0.06 मोल आपका क्या बच गया, NaOH बच गया। लेकिन आपको मोल निकालने के लिए नहीं कहा गया, मास निकालने के लिए कहा गया, कितना ग्राम है। तो ग्राम निकालने के लिए NaOH का आपको मोलर मास पता होना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास, एक मोल के मास को उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट दी अमाउंट। तो कितना हो गया, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो यू गेट 40। कितना मिल गया, 40 ग्राम पर मोल, ये होता है इसका मोलर मास। तो मास निकालने के लिए 0.06 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 6 4 24। ठीक है, वी आर ऑन द राइट पाथ, is the 0, तो 2.40, is there any option like 2.40? yes, we have 2.4, option number 3। ठीक है, आर वी मिसिंग समथिंग एल्स। आप हो सकता है कहीं पर अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में हालांकि 2.4 आंसर है, एंड वी आर गेटिंग 2.4 ग्राम। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन 3 हो गया अकॉर्डिंग टू माय सॉल्यूशन, ऑप्शन 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 0.1 है, 0.2 है, तो 0.04, तो 1 से अगर मैंने 0.06 को 140 से मल्टीप्लाई किए तो 6 4 24, यू गेट द 0 हेयर। यस, 2.4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोल भी है और एसिड बेस का रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना भी आना चाहिए आपको। विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आपने जस्ट सॉल्व कर दिया कितना ग्राम आपको चाहिए, और इसको आप बहुत ही क्विक कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते थे। ठीक है, मैं डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसीलिए आपको समय लग रहा है। 17 हो गया। अब कितने और क्वेश्चन बच गए। तो वॉल्यूम से कुछ मतलब नहीं था इस सवाल में, वॉल्यूम बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए था कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम बात है रिएक्शन हो रहा है कितने मोल्स का, कितने मोल्स के साथ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला है कि जब ऑक्सीडेशन करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 18, मैं सवाल एक बार पढ़ता हूँ। ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कालाइन KMnO4, अल्कालाइन KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सबको पता होगा इसका इस्तेमाल कब होता है, जब अल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कालाइन KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, अब अल्कालाइन KMnO4 बाय एसिडिफिकेशन यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वुड प्रोड्यूस एन एसिड हैविंग 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि आपके पास एसिड है, अल्कोहल है, इस अल्कोहल को आप एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके पास एसिडिफाइड, आपके पास अल्कालाइन KMnO4 का एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन सा अल्कोहल लेंगे कि जो आपको एसिड मिलेगा, इस एसिड के पास क्या होगा, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कौन ऐसा एसिड होगा जिसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 बनेंगे। आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और किसके बीच में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर्स होता है एस्टर के साथ, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड शोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद एस्टर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में आपके पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। फॉर्मिक एसिड का केस देखते हैं सबसे पहले, HCOOH, तो यहाँ आपका एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होगा। ठीक है, बस ये खुद है।
अगर आप देखें दूसरा वाला एसिटिक एसिड का CH3COOH, ठीक है, इसके लिए ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आप दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, एस्टर अगर बनाएंगे तो लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O देन OCH3। तो बस दो ही स्ट्रक्चर हुआ। इससे अगला में अगर जाएंगे हम तो हमारे पास आता है CH3CH2COOH। व्हाट इज दिस? दिस इज योर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड के स्ट्रक्चर्स को अगर मैं बनाऊं तो एक तो इथेनोइक एसिड खुद हो गया, इसका एस्टर बनाएंगे अगर हम, तो एस्टर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपका CH3, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, 3 कार्बन का इस्तेमाल हो गया। अब मैं अगला स्ट्रक्चर क्या बना सकता हूँ कि इस CH3 को इस CH3 के साथ ऐड करूँ, तो आपका क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन रखा, यहाँ ऑक्सीजन रखा, यहाँ CH2CH3 रखा, तो आपको एक इथेनोइक एसिड खुद मिला। एक क्या मिल गया आपको, देख सकते हैं आप, मिथॉक्सी इथेन, सॉरी मिथॉक्सी इथेनॉइड, क्या मिल गया ये मिथॉक्सी इथेनोएट, और ये क्या मिल गया इथॉक्सी मीथेनोएट। तो कितना मिल गया, 1 2 और 3। कब इथेनोइक एसिड जब बनता है तो आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलते हैं, एक इथेनोइक एसिड इटसेल्फ, एस्टर का 2, एक मिथॉक्सी इथेनोएट एंड एक इथॉक्सी मीथेनोएट। तो टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिले। अब आपको पता ये करना है कि इथेनोइक एसिड कब बनेगा। तो इथेनोइक एसिड बनने के लिए आपको कौन सा अल्कोहल चाहिए, तो ऑफ कोर्स क्या चाहिए, let me check, sorry, this is not ethanoic acid, this is not ethanoic, this is methylpropanoic acid, this is your propanoic acid, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक, दिस इज योर इथेनोइक एसिड, सॉरी कि मैं गलत बोल रहा था, दिस इज योर प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड बनने के लिए, प्रोपेनोइक एसिड बनने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोपेनॉल चाहिए। तो आपको बोला गया कि कौन सा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के बाद एक ऐसा एसिड मिलेगा जो आपको 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देगा। तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा तो वो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देगा, और प्रोपेनोइक एसिड बनने के लिए आपके पास कौन सा अल्कोहल होना चाहिए, यू शुड हैव प्रोपेनॉल, एंड प्रोपेनॉल इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका करेक्ट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग रवा दवा होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाइनटीन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 में आपको बोला गया है, आपके पास एक एलिमेंट है Z19, Z एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, इट हैज एटॉमिक नंबर 16, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर 16 होगा। इसके 2 आइसोटोप दिए गए हैं, एक Z1 और Z2। Z1 में और Z2 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z1 में आपका 16 है और Z2 में कितना है, 18 है। तो दोनों का अगर हम लोग मास नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, मास नंबर, Z1 का मास नंबर कितना हो जाएगा भाई, इसका मास नंबर हो जाएगा 16 एटॉमिक नंबर, 16 + 16 32, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 18 + 16 34, ठीक है जी। अब आपको बोला गया है और इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया गया, क्या दिया गया, एवरेज एटॉमिक मास दिया गया, कितना, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास है 32.1। तो आपको बोला है परसेंटेज एबेंडेंस, तो मान लेते हैं इसका परसेंटेज एबेंडेंस जो है x है, x%, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x%, ठीक है जी। एक को x% मान ले, दूसरा क्या हो जाएगा 100 - x%। अब आपको परसेंटेज एबेंडेंस अगर पता है तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जो आपका उसका एटॉमिक मास होता है,
एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज abundance प्लस another atomic mass of another isotope into its percentage abundance, that is 100 minus x divided by 100. ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू गेट 3210 इज इक्वल टू 32x प्लस 3400 माइनस 34x। तो आपको मिल रहा है क्या, देख सकते हैं आप, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 34, इतना चला गया, बचेगा आपका 0.9, यहाँ 10 से 1 गया 9, यहाँ आपका बच गया 3 से 2 चल गया 190। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, कितना हो गया 190/2, दैट इज 95, 2 9 18, 2 5 13, 95%। तो 100 माइनस x कितना हो गया भाई 5%। तो 95% एंड 5%, ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया Z1, ये हो गया Z2। तो ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा है, तो ऑप्शन 1 क्या हो गया, सही हो गया। आई होप क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लास 9 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। अगला सवाल फिर से क्लास 10 के कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है जी। समझ में आ रही होगी कहानी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आपका पूरी कहानी दी गई है। आप सबको पता था है कि डिटर्जेंट में किस तरह, डिटर्जेंट एक कैसा एजेंट है, इसको बोला गया सरफेक्टेंट, ठीक है। अब डिटर्जेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक स्फेरिकल पार्ट और एक होता है हाइड्रोफोबिक लॉन्ग टेल जो कार्बन चेन का बना होता है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है विच इज़ हाइड्रोफोबिक, और एक होता है हाइड्रोफिलिक जो एनायनिक पार्ट होता है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है जी। एक पार्ट होगा डिटर्जेंट का, डिटर्जेंट में एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक अटैच होता है। हाइड्रोफिलिक जो है ये वाटर की तरफ जाएगा, किसके तरफ, वाटर की तरफ, और ये जो हाइड्रोफोबिक है इसको वाटर से नफरत है। समझ में आ रही बात, ये वाटर से दूर जाएगा। तो जब ये क्या बनाएगा, मिसल का फॉर्मेशन करेगा, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो वाटर में डिसॉल्व होगा और जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो उस मिसल का एंड बनाएगा, यानी कि इनसाइड द मिसल का जो अंदरूनी हिस्सा है वो कौन बनाएगा, आपका हाइड्रोफोबिक एंड, दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन, और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन बनाएगा, मिसल का बाहरी पार्ट। समझ में आ रही बात। तो एक्सपेरिमेंट ए में क्या हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट में आपको लिया गया डिटर्जेंट और इस डिटर्जेंट को घोला गया वाटर में, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट 1 जो है, ए जो है, इसमें सॉल्वेंट H2O है और बी में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, द सॉल्वेंट इज हेक्सेन। अब हेक्सेन जो है ये आपका हो गया नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर और दिस इज पोलर, ठीक है। अब जो हेक्सेन है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो वाटर है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। और जब हाइड्रोफिलिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो मिसल बनता है ये मिसल आपका एक नॉर्मल मिसल है, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, एक रिवर्स टाइप ऑफ मिसल मिलेगा। तो रिवर्स टाइप ऑफ मिसल कहाँ मिलेगा, जब आप डिटर्जेंट को किसमें, एक्सपेरिमेंट बी में करेंगे, और एक्सपेरिमेंट ए जब करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल मिसल मिलेगा। तो बोला क्या है नंबर 1 में, इन एक्सपेरिमेंट ए अ मिसल इज फॉर्म वेयर हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इनसाइड द मिसल। जाहिर सी बात है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, मिसल के अंदर होगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होगा, मिसल के बाहर होगा। क्लियर हो रही है बात। अब एक्सपेरिमेंट बी क्या कह रहा है, इन एक्सपेरिमेंट बी मिसल ऑफ रिवर्स टाइप इज फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है कि हेक्सेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर रिवर्स जो मिसल होगा उसका फॉर्मेशन होगा वेयर हाइड्रोफिलिक पार्ट इज इनसाइड। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या हो जाएगा, जो ही नॉन पोलर में आएगा इनसाइड चला जाएगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट आउटसाइड आ जाएगा, कि आप सबको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। 3 नंबर में क्या कह रहा है, मिसल ऑफ रिवर्स टाइप
इन एक्सपेरिमेंट 1A, इन एक्सपेरिमेंट ए मिसल ऑफ रिवर्स टाइप इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट ए में तो सेम जो बनना चाहिए वही वाला मिसल बन रहा है। मिसल में हमेशा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो बाहर होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट वो अंदर होगा। लेकिन रिवर्स जब हो जाएगा तो हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर और हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर। तो ये तो बी में हो रहा है ना, ए में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो 3 नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। 4 नंबर में क्या बोला है कि मिसल जो है मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट इन ए। आप सबको पता है कि मिसल जो एक आपको मिक्सचर बन रहा है वाटर के साथ, वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू इट, यानी कि टिंडल इफेक्ट को वो शो करता है। यानी कि 1, 2 एंड 3 कौन सा ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। 1 में आपका मिसल बन रहा है, 2 में आपका रिवर्स मिसल बन रहा है, 3 में बोल रहा है कि ए में रिवर्स मिसल बन रहा है तो इसलिए गलत हो गया, और 4 में बोल रहा है कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा ए वाला। तो ये सारी बातें सही है, 1, 2 एंड 3। और 1, 2 एंड 4 कौन से ऑप्शन में है, 1, 2 एंड 4 वी हैव ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 नंबर ऑप्शन। तो 20 नंबर का सवाल शायद हो गया ये। अब हमारे पास और कितने सवाल बच गए, और 3-4 सवाल रह गए, शायद 25 या 26 सवाल हैं। देख लेते हैं कितने सवाल हैं। टोटल 26 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन। ठीक है, कितना समय हो गया सर, 31 मिनट्स। 31 मिनट्स। ठीक है, देखते हैं और कितने मिनट में कर पाते हैं 6 क्वेश्चंस। मुझे लगता है ज़्यादा समय लगेगा, ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। अगला सवाल है, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद बी इन एसिडिक कंडीशन गिव्स सी। एसिडिक कंडीशन में ए का रिएक्शन बी के साथ हो रहा है, एसिड के अंदर आपको मिल रहा है सी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद अल्कालाइन KMnO4। जो बी है फिर से किससे रिएक्ट कर रहा है, अल्कालाइन KMnO4। आप सबको आइडिया लग रहा होगा कि अल्कालाइन KMnO4 कब होता है, जब आपके पास अल्कोहल होता है। यहाँ से गेस हो रहा है कि ये अल्कोहल होने वाला है। जो आपको क्या दे रहा है, ए दे रहा है, तो यहाँ से आपको ए गेस हो रहा होगा कि ए क्या होगा। तो ए एक एसिड होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, एक अल्कोहल होना चाहिए। और एसिड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन से क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। कहानी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। आगे क्या कह रहा है, कंपाउंड सी गिव्स बी। सी क्या दे रहा है आपको, बी दे रहा है। कब, जब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NaOH के साथ। NaOH के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको ये बी दे रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट। और भी कुछ बन रहा है लेकिन वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या दे रहा है, बी दे रहा है। तो सी बी कब देगा, तो हम समझते हैं ए क्या आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। नंबर ए बोला है ए इज CH3COOH। तो हम सबको पता चल रहा है कि ए क्या है, क्या होना चाहिए ए। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बी में क्या होना चाहिए कि हमें फिर से ए मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप सबको पता है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ए नंबर में क्या बोला है, नंबर 1 जो है इसमें बोला है कि ए इज CH3COOH। तो ए CH3COOH अगर होगा तो बी हमारे पास अल्कोहल ऑब्वियसली होगा। तो बी हम लोग सबसे पहले खोजते हैं। बी क्या हो गया हमारे पास, अल्कोहल। ये अगर CH3COOH है तो दिस शुड बी CH3OH। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इथेनॉल लेंगे तब इथेनॉइक एसिड बनेगा, सॉरी, CH3CH2OH। ठीक है जी, एक हमारा इथेनॉल से क्या मिल गया, इथेनॉइक एसिड। तो हमारा बी क्या मिल गया भाई, ए और बी। ए हो गया हमारा, ए इज़ इथेनॉइक एसिड CH3COOH, और बी हो गया CH3CH2OH, अल्कोहल हो गया। तो एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने से बनता है एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, CH3COOC2H5। ये हो गया आपका एस्टर। अब एस्टर में क्या होता है, आपको स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, यानी कि सी जो होगा वो स्वीट स्मेलिंग होगा। ठीक है,
कहानी सब क्लियर, ए बी सी सब मिल गई। अब सी का फिर क्या हो रहा है, तो सी हमें एस्टर मिल गया, और एस्टर से फिर से हमें अल्कोहल मिलता है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि बी मिलना मतलब अल्कोहल मिलना है। तो CH3C डबल बॉन्ड O2H5, ये हो गया एस्टर। इसमें NaOH डालेंगे तो आपको बनता क्या है, आपको मिलता है फिर से अल्कोहल, यानी कि बी के जगह मिल जाएगा C2H5OH, दैट इज़ अल्कोहल। ये जो अल्कोहल आपके पास था, ये वाला अल्कोहल, प्लस दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो हमारा मामला साफ साफ क्लियर हो गया कि ए जो है वो एक एसिटिक एसिड है। तो ए जो है एसिटिक एसिड, ये सही हो गया नंबर 1। बी नंबर में क्या बोला, बी इज इथेनॉल, CH3CH2OH, तो CH3CH2OH, तो ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा नंबर में क्या बोला है, C इज CH3COOO, CH3COOO, CH2CH3, यानी कि C2H5 को आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COO CH2CH3, एक साथ लिखें, अलग अलग लिखें, तो ये भी हमारा सही हो गया सी नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है कि A इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो A इज इथेनोइक एसिड विच इज नॉट अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। We have C which is an ester and esters are sweet smelling substance, so this is obviously wrong। तो हमारे पास 1, 2 and 3 क्या हो गया, सही हो गया। 1, 2 and 3 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर के ऑप्शन में है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, आप इसको समझिए। अब अगला सवाल क्या है देखा जाए। अगला सवाल है आपका, हमारे पास इसके ठीक से फ़ोटोज़ नहीं है क्वेश्चन के, तो मोबाइल पे चेक कर लेते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, वैसे हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है कि हम उड़ा दें इसको, सारा काम हाथ से करना पड़ता है। सवाल आपका है एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर से। ठीक है जी, आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो कॉपर सल्फेट का बना हुआ है, CuSO4 का बना हुआ है। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपका इम्प्योर Cu हो गया और ये आपका हो गया प्योर Cu। आप सबको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्योर Cu किसका बना होता है, ये कैथोड हो गया, यानी कि दिस इज योर कैथोड और दिस इज योर एनोड। ठीक है जी। अब आपको होता क्या है कि इम्प्योर आपके पास जो एनोड है, यहाँ से कॉपर डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में, और यहाँ से आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर को किस में डिपॉजिट कराता है, इसमें, यानी कि Cu+2 जो आयन है इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, Cu+2 सॉल्यूशन में अंदर आएगा, एनोड से सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, कैथोड में डिपॉजिट होगा। ये कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। अब यहाँ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसमें सेल 1, यहाँ पे एनोड और कैथोड, इसको बोल दिया गया है, इसको बोला गया सेल 1 और इसको बोला गया है सेल 2। ठीक है, हालांकि इसको इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड रिप्रेजेंट बोलना चाहिए था, मिस कर गया है, लेकिन तब भी हम लोग इसके हिसाब से आंसर करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को। सेल 1 प्रोड्यूसेस प्योर कॉपर देन सेल 2। सेल 1 प्रोड्यूसेस प्योरर कॉपर देन सेल 2। इन बोथ सेल्स इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। देखें, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सिर्फ एनोड के नीचे सेटल डाउन होता है यहाँ पर, तो 2 नंबर तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 1 नंबर पे हम अभी आते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 नंबर पे अभी मैं बात कर रहा हूँ फिर से, कॉपर फ्रॉम कैथोड विल डिपोजिट ऑन एनोड। एनोड से कैथोड से एनोड में नहीं जाता, एनोड से कैथोड में आता है, तो 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया। 4 नंबर में क्या बोला है,
कॉपर फ्रॉम एनोड विल डिपॉजिट ऑन कैथोड इन सेल 2, यानी कि सेल 1 से सेल 2 में आएगा, एनोड से कैथोड में आएगा। तो 4 नंबर तो सही है ही। सेल 1 प्रोड्यूसेस प्योरर कॉपर देन सेल 2, जाहिर सी बात है ये इम्प्योर था तब ना इसको हम लोग प्योर बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही कैसे हो सकता है? इसको बोला कि पहले से वो प्योर है, तो ये गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास सही है। हालांकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है, हो सकता है इसमें डाउट हो, इसमें सेल 1 सेल 2 की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इनको इलेक्ट्रोड्स रिप्रेजेंट करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या मतलब है उसका क्वेश्चन सेट करने वाला ही जाने, लेकिन क्वेश्चन को देख के ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन 4 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई? 22 हो गया, सॉरी। तो 22 का आपको मिल गया 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब 22 के बाद आपके पास 23 है। 23 हम लोग देखते हैं, चलिए 23 क्या कह रहा है, लेट्स सी 23 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में हो सकता है लिटिल थोड़ा सा डाउट रह गया हो, लेकिन तब भी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश किए। अगला सवाल आपका पीरियोडिक टेबल पे है। एक पीरियोडिक टेबल का आपके पास पूरा का पूरा मैं बना लूँ, ये बनाना थोड़ा मुश्किल है। देखें, आपको पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा दिया गया है, इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 आपको रिप्रेजेंट किया गया और पीरियड 1 से 5 तक लिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहला बोला है M विल हैव 1 वैलेंसी। अब M जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो आप देख सकते हैं कि M जो है वो ग्रुप 17 में है, और ग्रुप 17 का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सबकी वैलेंसी होगी 1, और इसी में आपको M को रखा गया, तो M की भी वैलेंसी क्या होगी 1। तो आपका जो 1 है इसमें क्या बोला है आपको, इनकरेक्ट खोजने बोला, तो 1 तो करेक्ट है, तो 1 आंसर हो नहीं सकता। सी विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद के। अब सी और के का पोजीशन क्या है? सी जो है वो ग्रुप 1 में है, सी ग्रुप 1 में है, और आपका के जो है वो ग्रुप 17 में। आपको पता है कि 1 में मेटल और 17 में नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक बनता है, आयनिक कंपाउंड बनेगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। तो 2 भी सही हो गया, लेकिन आपको खोजना है इनकरेक्ट। क्या खोजना है? इनकरेक्ट। 3 नंबर अगर आप देखें, 3 नंबर बोला H विल फॉर्म अ कोवालेंट कंपाउंड विद A। अब H का पोजीशन क्या है? H आपका 14 में है, ग्रुप 14 में आपको H दिया गया है, और A जो है आपका वो कौन सा ग्रुप में है? A है ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में है A, और ये सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन होगा। और ये आपका ग्रुप 14 में जो आपका H है, ये H एक्चुअली पीरियड सेकंड में, और पीरियड सेकंड का मतलब है कार्बन। कौन सा एलिमेंट? कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता? CH4 बनाएगा, या फिर और भी जो भी कंपाउंड बनाएगा सारे क्या होंगे? कोवालेंट नेचर के होंगे कि नहीं? तो ये कोवालेंट कंपाउंड बनाएगा, तो ये सही है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाएगा? कोवालेंट कंपाउंड। ग्रुप 14 का पीरियड सेकंड का एलिमेंट जो है वो क्या है? कार्बन है, और ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन विल फॉर्म अ कोवालेंट कंपाउंड ऑब्वियसली। अब आगे सवाल है, B इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू D एंड K। अब B कहाँ है? B आपका ग्रुप 1 का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और आपका D जो है वो ग्रुप 1 में किसके नीचे है? B के नीचे है। तो सेम ग्रुप में आपका B है, देन आपका C है, देन आपका D है, तो D इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन B, क्योंकि सेम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा। लेकिन आपका जो B और K है, B और K ये दोनों सेम पीरियड में है, के बाद में जो बाद में आता है उसका साइज छोटा होता है, लेकिन सवाल में क्या बोला है कि B इज स्मॉलर देन K। यहाँ हालांकि B K से बड़ा है, B K से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें कहा गया है कि B इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू D। D से तो छोटा है लेकिन K से बड़ा है। K से बड़ा इसीलिए है क्योंकि K उसी पीरियड में है जिस पीरियड में B है, और B का पोजीशन पहले है और K का पोजीशन बाद में है। K 17 ग्रुप में है और B आपका 1 ग्रुप में है, और दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो सेम पीरियड में साइज़ घटता है, साइज़ घटता है मतलब B बड़ा है, लेकिन आपके ऑप्शन में बोला है कि वो क्या है? छोटा है। इसका मतलब दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 4, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया। 23 इज डन।
23 इज़ डन। सॉरी, इससे पहले हम लोग 22 नहीं किए थे, 22 कहीं मिसिंग है। वेयर इज़ 22? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज दिस इज़ योर 23। ओके, वी डिड 23 राइट नाउ। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो था 24। तो 24 का हमें आंसर मिला था ऑप्शन 4 और 23 का भी क्या मिला? ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 22 कहाँ है हमारे पास? इसका अभी तक PDF नहीं अवेलेबल है। 22 फिर में देखेंगे, बाद में देखूंगा मैं। अभी 24 23 हो गया। लेट्स सी 25। 25 इज़ वेरी वेरी इजी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस्ड है। तो सॉरी, जिसको मैंने 22 समझ के कर रहा था दैट वाज नॉट एक्चुअली 22, दैट वाज 24। तो 23 का भी ऑप्शन 4 हो गया सही, और 24 का भी ऑप्शन 4। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है आपको एक टेबल दिया गया जिसमें आपको जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया, आयरन सल्फेट का लिया गया, कॉपर सल्फेट का लिया गया। पहला रिएक्शन X के साथ हो रहा है, तो X के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। तीनों कंडीशन में Y के साथ पहला 2 कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन थर्ड कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो रहा। तो पता ये चला कि जो Y है, X जो है, X की रिएक्टिविटी है ना जी, इज़ रिएक्टिविटी की बात करें अगर हम लोग, रिएक्टिविटी X की लेस देन, सारा से लेस हो गया, जिंक से भी लेस हो गया, कॉपर से भी लेस हो गया, आयरन से भी लेस हो गया, तीनों से, क्योंकि किसी का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपका Y जो है, Y की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है? कॉपर से ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, X और Y को नहीं कर पाया। X क्या नाम है, जिंक, और लेकिन Y कम है किससे? जिंक से भी, और Y कम किससे है? आयरन से भी। हो गया। अब Z जो है, Z तीनों के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट के साथ भी कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कर रहा है, और आयरन सल्फेट के साथ भी कर रहा है। तीनों के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, मतलब Z की रिएक्टिविटी तीनों से ज़्यादा हो गई, जिंक से भी ज़्यादा हो गई, कॉपर से भी ज़्यादा हो गई, और आयरन से भी ज़्यादा हो गई। अब बोला है रिएक्शन ऑफ Y विद कॉपर्स, बोला है बेस्ड ऑन द अबव टेबल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? Y विद CuSO4 सोल्यूशन प्रोड्यूसेस Cu मेटल। Y, तो Y डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, आपको पता है, इसीलिए वो Cu मेटल को प्रोड्यूस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिस मेटल को डिस्प्लेस करते हैं वो मेटल प्रोड्यूस होगा आपका। ठीक है, तो ये जो 1 है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। Z इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड X इज द लीस्ट रिएक्टिव। Z इज द मोस्ट रिएक्टिव, Z इज द मोस्ट रिएक्टिव। ऑब्वियसली X में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, Z में सारे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो ये भी सही हो गई बात। तीसरा क्या बोल रहा है? Y इज मोर रिएक्टिव देन X एंड लेस रिएक्टिव देन Z, ये भी सही है। Z सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Z से तो वो बड़ा ज़्यादा हो नहीं सकता है, लेकिन Y की रिएक्टिविटी X से ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि X एक भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन Z एक रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। 4 नंबर क्या बोला है? मेटल Y प्रोड्यूसेस जिंक। जब कॉपर के साथ ही रिएक्शनशिप हो रहा है तो जिंक के साथ, जिंक कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? जिंक तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसकी रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा होगी। उसकी रिएक्टिविटी जिंक से कम है तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये तीनों 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में आपके पास है? 1 2 3 आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 ऑप्शन जो है ये आपका हो गया सही। ठीक है, ये 25 हो गया, और 26 देख लेते हैं हम लोग। ये लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं, तब हमारा क्लियर हो जाएगा। 26 में क्या बोला? इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू दी सस्पेंशन ऑफ कंपाउंड X। आप एक्सेस ऑफ CO2 पास अगर करेंगे, आपके पास एक कंपाउंड है X का, तो क्या होगा? तो एक्सेस ऑफ CO2, a compound Y is formed. Substance X and Y dissolve in H2SO4 giving compound Z which is insoluble in water. ठीक है, वो वाटर में insoluble होता है। आइडेंटिफाई द X, Y एंड Z। अब आपको बताना है कि ये X, Y, Z क्या है। तो एक्सेस ऑफ CO2 पास करने से सस्पेंशन आपके पास किसका होता है? आप सबको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए आपका मिल्की कलर का सॉल्यूशन मिलता है। इसमें ये आपका X, इससे आप CO2 को एक्सेस में पास करेंगे, एक्सेस CO2 पास करने से आपका बन जाता है CaHCO3। ठीक है जी।
हालांकि यहाँ पे होल ट्वाइस होगा, यहाँ बुक में इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो एक वैलेंसी ये खा गया, तो इसीलिए यहाँ पर वैलेंसी 2 होना पड़ेगा। ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस, ये Y बन गया, दिस इज योर Y। अब क्या बोल रहा है, X और Y को, यानी कि CaCO3 प्लस CaHCO3 होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो चाहे बाइकार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, रिएक्शन के बाद आपको क्या देता है, सॉल्ट देता है, यानी कि CaSO4 देगा प्लस H2O देगा प्लस CO2 देगा। तो आपका जो ये Z हो गया, दिस इज योर Z। तो X क्या मिल गया, CaCO3, Y क्या मिल गया, CaHCO3, और Z क्या मिल गया, CaSO4। तो CaCO3, CaHCO3 एंड CaSO4 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो क्या है, ये मुझे मिला ही नहीं, तो 22 आप देख लेंगे, खुद चेक कर लो एक बार मोबाइल में कि 22 क्वेश्चन नंबर क्या है। तो अच्छा 22 बोला है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। 22 में कर लूँ लास्ट, दिस इज योर 26 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब आप देख लें 22 को। 22 में क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन एसिड एंड 1 मोल ऑफ अ बेस। इक्वल वॉल्यूम है, यानी कि V इसका भी V इसका भी, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो 1 मोल एसिड ले रहे हैं और 1 मोल बेस ले रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है, प्लस वाटर मिलेगा। अब आपको बोला है जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का pH 7 से ज़्यादा कब होगा। 7 से ज़्यादा होने के लिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 7 से ज़्यादा होने के लिए आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, एसिड क्या होना पड़ेगा, वीक होना पड़ेगा, यानी कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तब आपको जो सॉल्ट मिलेगा, इस सॉल्ट का pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात। तो वीक एसिड वाला जो ऑप्शन है आपके पास, वो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, ये आपको देगा सोडियम इथेनॉइट, सोडियम इथेनॉइट, इसका pH 7 से ज़्यादा होगा प्लस H2O, क्योंकि ये आपका किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन जब वीक एसिड के साथ कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस अपना कैरेक्टर लूज नहीं करता, इसीलिए आपका जो सॉल्यूशन बनता है दैट सॉल्यूशन हैज़ pH मोर देन 7। तो ये ऑप्शन आपको कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और इससे आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।